गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया यूनिट वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी शुरू करेंगे। तो इसमें पहला जो चैप्टर है वह तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का सिद्धांत है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेव नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में दिया था। इन्होंने 1678 ईस्वी में तरंग सिद्धांत यानी वेव थियरी दिया। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है तथा ये स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती है। तरंगों के चलने के लिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। उन्होंने बताया कि प्रकाश को चलने के लिए, तरंग को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम माना ईथर, कि ये ईथर सर्वव्यापी है और इसमें ये तरंगें चलती हैं। तो बाद में माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोग से काल्पनिक माध्यम ईथर की उपस्थिति को सही नहीं माना, यह फेल हो गया। बाद में माना गया कि ये जो प्रकाश है या रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये किस में चलती हैं? ये निर्वात में चलती हैं, यानी इस तरह का कोई माध्यम नहीं है। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, अब इन्होंने सिद्धांत क्या दिया सेकेंडरी वेवलेट्स का। तो पहला इसमें देखिए, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान अवस्था में हो तरंगाग्र कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोलीय होता है। स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र समतल हो जाता है। तो पहला ये हुआ कि जब किसी माध्यम से स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, यानी वो कण क्या होंगे? कंपन करेंगे। और माध्यम में वह पृष्ठ जिस पे स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों तरंगाग्र कहलाता है, यानी सब सेम फेज में हों। इसको आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोलीय होता है। स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र समतल हो जाता है। इसका चित्र भी आगे बनाया गया है। अभी आप गोलीय तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र देखेंगे। दूसरा क्या है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, यानी तरंगाग्र पर प्रत्येक कण माध्यम का एक नया क्या करता है? तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंग सभी दिशाओं में निकलती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। तो ये टर्म्स आप लोग याद करते जाइएगा, ठीक है। तरंगाग्र क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है। यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का एनवलप इसको कहते हैं, अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचें, उसको एनवलप कवर कहते हैं एक तरह का। तो यह एनवलप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। फिर से सुने इसको, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का एनवलप अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचें तो यह एनवलप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा जो पहले वाली से आगे की तरफ होगा। यहाँ देखिए, यह समतल तरंगाग्र है, इस तरह से बनाया गया है, जो बहुत अधिक दूरी पर जाकर तरंगाग्र समतल हो जाता है। और इनके लंबवत जो ये दिखाया गया ये प्रकाश किरणें हैं। इस तरह से यहाँ पर भी देखिए रेड कलर में ये गोलीय तरंगाग्र दिखाया गया है, यह स्रोत है, यहाँ से निकल रही हैं और यह उनके लंबवत प्रकाश किरणें हैं। यही जब बहुत अधिक दूरी पर जाएगा तो क्या होगा? समतल तरंगाग्र के रूप में हो जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, माध्यम में तरंगाग्र का संचरण किस प्रकार यह प्रोपेगेट करता है, चलता है। तो यहाँ पहले आप चित्र देख लें। यहाँ पे देखिए, यह एस एक बिंदु स्रोत है, ए बी एक तरंगाग्र है। किसी क्षण ए डैश बी डैश आगे बढ़ी हुई तरंगाग्र है और इसके पीछे का तरंगाग्र ए डबल डैश बी डबल डैश है, जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। यह विभिन्न बिंदु हैं A1 2 3 4, ठीक। इसको हम लोग एक सर्किल को दिखाया गया है जिसको अभी एक्सप्लेन किया जाएगा। और यहाँ पे एक समतल तरंगाग्र को दिखाया गया है इसी तरह से कि ए बी एक समतल तरंगाग्र है, ए डैश बी डैश आगे बढ़ी हुई तरंगाग्र है
और इसके पीछे की तरंगाग्र ए डबल डैश बी डबल डैश है। अब आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो चित्र में एस बिंदु स्रोत से निकलने वाली तरंगों की चाल वी है, मान लिया वी है, तथा किसी क्षण गोलीय तरंगाग्र की स्थिति ए बी है, किसी क्षण इसकी तरंगाग्र की स्थिति ए बी है। ठीक, माना हमें टी समय अंतराल के बाद तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करनी है। तो माना हमको टी समय अंतराल के बाद तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करनी है। इस समय अंतराल में प्रत्येक तृतीयक तरंगिका वीटी दूरी तय कर लेगी। अब यह देखिए, मान लीजिए वी चाल से चल रहा है तो यह आगे बढ़ेगा इस तरह से। तो टी समय अंतराल में कितनी दूरी चलेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी वी चाल से चल रहा है, टी समय है, तो वीटी दूरी को हम एक त्रिज्या लेकर और सर्किल खींचेंगे हर एक बिंदु से। देखिए 1 से खींचा गया है ये सर्किल वृत्त, और ऐसे 2 से खींचा गया है, 3 से खींचा गया है, 4 से खींचा गया है, और इनका कवर यानी एनवेलोप, जिसको कहा गया पृष्ठ पर खींची गई इस तरह से जो एक पृष्ठ खींचा गया है, इसको हम एनवेलोप कहेंगे। तो यह नई तरंगिका को, द्वितीय तरंगिका को प्रदर्शित करेगा, यानी ए डैश बी डैश यह द्वितीय तरंगिका को प्रदर्शित करेगा। सिद्धांत के अनुसार पीछे वाले को हम नहीं लेंगे, लेकिन पीछे भी इसके तरंगिका होगी। इसी तरह से दूसरे को भी दिखाया गया। अब आइए नीचे देखिए, तरंगाग्र ए बी पर स्थित प्रत्येक बिंदु 1 2 3 अप टू डॉट डॉट पर वीटी त्रिज्या के गोले खींचते हैं। तो वीटी त्रिज्या के गोले खींचा गया है, बताया गया अभी आपको। इन गोलों का एनवलप ए डैश बी डैश है। एनवलप यानी ये इस तरह से जो पृष्ठ खींचा गया है, यही तरंगाग्र की नई स्थिति है। एक एनवलप ए डबल डैश बी डबल डैश पीछे की ओर है, ये जो पीछे की ओर आपको दिख रहा है, किंतु सिद्धांत पीछे वाले एनवलप को स्वीकार नहीं करता, वो हमेशा फॉरवर्ड आगे बढ़े हुए को स्वीकार करता है। दूसरे चित्र में समतल तरंगाग्र को आगे बढ़ना दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए समतल तरंगाग्र बिल्कुल उसी तरह से, वह दिशा जिसमें तरंगाग्र आगे बढ़ता है किरण कहलाती है। जिस दिशा में बढ़ता है इसका मतलब कि उसके परपेंडिकुलर किरण चलती है। अब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं क्या हैं, असफलताएं क्या हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस सिद्धांत से पहला क्या है, इनकी सफलताओं में, इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की जा सकी। तो अभी तक आप लोगों ने परावर्तन के नियम पढ़े होंगे कि परावर्तन के 2 नियम हैं, अपवर्तन के 2 नियम हैं, लेकिन उनको प्रूफ करना नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे उसको प्रूफ करना भी बताया जाएगा। तो इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की जा सकी। दूसरा, इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन की व्याख्या की जा सकी, यानी इसके प्रकाश के इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन की व्याख्या इस सिद्धांत पर की गई है। तो इसको हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको अभी हम लोग परावर्तन अपवर्तन पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा, नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो उसमें हम लोग इंटरफ्रेंस पढ़ेंगे और डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। विफलताएं, इनके फेल्योर्स क्या रहे, तो इसको भी हम लोग जानेंगे। इस सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्घ्य माना गया। आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलती है। अब अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे 2 तरह की तरंगे बताई गई हैं। आपको ध्वनि के चैप्टर में भी अनुदैर्घ्य तरंगे बताएंगे कि ध्वनि की तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं, यानी जो तरंग की संचरण है वह माध्यम के कण भी उसी दिशा में चलते हैं, तो उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तथा तरंग की संचरण के लंबवत अगर माध्यम के कण चलते हैं तो उसको गति करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग है। इसको पहले भी बताया जा चुका है। तो दूसरा, पहला क्या है, इस सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्घ्य माना गया, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। पोलराइजेशन, तो इसमें 3 टॉपिक हैं, हम लोग पढ़ेंगे। एक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, एक पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का ध्रुवण। तो ये तीनों में इस ध्रुवण को बताया गया है कि इसके कारण, अनुदैर्घ्य के कारण इसके प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। बाद में अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या की गई। उसके बाद माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोग से काल्पनिक माध्यम ईथर की उपस्थिति को सही नहीं माना। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई माध्यम नहीं होता है और प्रकाश की किरणें
या विद्युत चुम्बकीय तरंगें या निर्वात में गति करती हैं। प्रकाश को गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, इस सिद्धांत से प्रकाश वैद्युत प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग सुने होंगे और यहाँ पूरा चैप्टर है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको आइंस्टीन ने दिया था और इसको हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। तो इस सिद्धांत से प्रकाश वैद्युत आदि की व्याख्या नहीं की जा सकी क्योंकि यह कणिका सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे पुनः आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह नई चीज़ है तो थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो इसको आप लोग एक बार बुक से पढ़ लेंगे और कॉपी में नोट्स बना लेंगे। मुख्य चीज़ इसमें है कि माध्यम में तरंगाग्र का संचरण। तो यह मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार यह तरंग आगे चलती है और नई तरंगिका बनती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।